दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वहां पर अमेरिका पहुंचता है अपने ट्रूप्स डेल्टा फोर्स के माध्यम से, और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे देता है? पूरा ऑपरेशन 2 घंटे 20 मिनट में पूरा हो गया। रेडार्स एयर डिफेंस को उड़ाया गया, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी गई, उसको उड़ा दिया। उसके बाद ट्रूप्स वहाँ लैंड होते हैं। मदुरो को 3 मिनट के अंदर लैंडिंग के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वापस उड़ा ले जाते हैं। यहाँ पर हमला होने की वजह क्या है? वेनेजुएला कमज़ोर है, उसके पास बहुत तेल है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स वो वेनेजुएला में है। हाउ इज निकोलस मादुरो? एक बस ड्राइवर थे, यूनियन के लीडर बन गए, इसलिए शावेज ने प्रेफर किया क्योंकि वो उनके बहुत बड़े चमचे थे। तो अमेरिका को ये हिम्मत कहाँ से आ रही है और इंटरनेशनल लॉज कहाँ हैं इस वक्त? कि अब रशिया ने खुल्ला हमला किया यूक्रेन पे, तो ऑलरेडी ये जंगल राज पीरियड शुरू हो चुका था। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब होना अब क्या एक ज़रूरत बन गया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो आप सेफ हैं। क्या अमेरिका ड्रग क्राइसिस से जूझ रहा है? इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, ना दिखा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। भारत से लगभग 15,000 किलोमीटर एक देश है वेनेजुएला। वो अचानक चर्चा में आ गया है। चर्चा में ऐसे आ गया है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको 2 घंटे 22 मिनट के एक ऑपरेशन में, ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब इसके लिए हर मीडिया हाउस अलग अलग टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रहा है। कोई कह रहा है अबडक्ट किया गया, किडनैप किया गया, कोई कह रहा है कैप्चर किया गया। तो सब अपने अपने हिसाब से बात बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक देश के सॉवरेन कंट्री के एक राष्ट्रपति को रातों रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, 2-3 जनवरी की दरमियानी रात, उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है 150 जेट्स के माध्यम से, और उनके घर सेफ हाउस में पहुंचने के पहले और फिर उनको सीधा अमेरिका ले जाया जाता है। अब इसको लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया, ऐसे किसी कंट्री के अंदर अमेरिका कैसे घुस सकता है, वहाँ के राष्ट्रपति को कैसे इस तरह से अबडक्ट किया जा सकता है, तमाम सवाल हैं। इसकी पूरी पीछे की जो कहानी है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इससे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या फ़र्क पड़ेगा और आखिर ये पूरा ऑपरेशन हुआ कैसे, ये तमाम डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर IR के प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान। सर से हम बहुत पहले भी बहुत बार बातचीत कर चुके हैं और बहुत डिटेल्स हमने ली हैं। इस ऑपरेशन में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, माइन्यूट डिटेल्स तक को हम समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। शुक्रिया। 2026 तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, बड़ा लोग इस बार तो बड़े हैरानी की बात है कि मीडिया ने ये भी छापा था ईयर एंडर्स में कि 2026 में दुनिया में कहाँ कहाँ जंग होने वाली है। तो ये अपने आप में एक नया एडिशन था कि अब हम लोग इस तरीके की चीज़ों को लेकर के बड़ा नॉर्मलाइज हो गया है कि युद्ध कहाँ कहाँ होने हैं, और फिर वेनेजुएला में इस तरीके की घटना, ये पूरा कैसे, ये ऑपरेशन अंजाम तक कैसे पहुंचा, कैसे एक सॉवरेन कंट्री के अंदर जिसकी अपनी मिलिट्री है, जिसके अंदर अपना लीडर है और दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार जहाँ पर मौजूद है, मतलब कोई ऐसी ही कंट्री नहीं, वहाँ पर अमेरिका पहुँचता है अपने ट्रूप्स डेल्टा फोर्स के माध्यम से, और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे देता है? बड़ा रोचक मसला निकाला आपने ये। पर पहले मैं कहना चाहता हूँ मुकुल की शेर याद आ रहा है, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म को चिरागा किए हुए। तो वैसे मेहमान तो मैं आपका हूँ, पर ये मामला ये है कि ऑपरेशन जो था, जिसको ये एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहते हैं, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जी, ये गजब का ऑपरेशन है और ये दिखाता है कि अमेरिका की ताकत है क्या। क्योंकि इसमें सिर्फ 150 प्लेन इन्वॉल्व नहीं थे, जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी मिला लें आप, पर ये अलग अलग जगहों से आए, यानी कि इनकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त थी। पूरा ऑपरेशन 2 घंटे 20 मिनट में पूरा हो गया, जो इंक्लूड करता है सबसे पहले कि रेडार्स और एयर डिफेंस को उड़ाया गया वेनेजुएला के, फिर लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी गई, उसको उड़ा दिया साइबर ऑपरेशन के साथ। उसके बाद ट्रूप्स वहाँ लैंड होते हैं और लड़ते हैं, फायरिंग भी होती है। कुछ US के भी 6 ट्रूप्स घायल होते हैं, वहाँ के कोई 80-100 मरते हैं वेनेजुएला के, और मदुरो को 3 मिनट के अंदर लैंडिंग के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पहुँच जाते हैं उसके पास 3 मिनट के बाद, और वापस उड़ा ले जाते हैं। इसमें सिर्फ 150 प्लेन का कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये प्लेन कोई 20 अलग अलग जगहों से उड़े
दुनिया में। कुछ शिप से उड़े, कुछ एयरफील्ड से उड़े, और उनका एक ही टाइम पे वहाँ पहुँचना और एक के बाद एक सीक्वेंस में पहुँचना। पहले इलेक्ट्रिसिटी एयर कवर डिस्ट्रॉय करना, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर्स का आना और ड्रोन्स का। तो ये दिखाता है कि यूएस की कैपेबिलिटी क्या है, कि ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है यूएस की। और ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिर्फ मिसाइल से नहीं है, बल्कि एक्चुअल फिजिकल फोर्स कहीं भी ग्लोब पे पहुंचाई जा सकती है, ट्रूप्स कहीं पे भी जा सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। तो अब यूएस की ये जो मिलिट्री की जो एफिशिएंसी है, प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी गलतियों की भी बाइस बन जाती है, पॉलिटिकल गलतियों की, यानी कि ओवर स्ट्रेच हो जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि इराक का भी ऑपरेशन कुछ दिनों में ख़त्म हो गया था, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान का। पर उसके बाद असली पॉलिटिकल डिफ़िकल्टी शुरू होती हैं, जो कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ सालों तक चलती हैं, अगर प्रॉपरली हैंडल ना कर सके। इस ऑपरेशन में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ महीने पहले, अगस्त से तकरीबन, CIA के ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड थे, ये अंडर कवर थे। ऊपर स्टेल्थ ड्रोन्स घूम रही थी खामोशी में, जो लोगों को पता नहीं था। ये रेडार इवेडिंग ड्रोन्स होती हैं, उससे अच्छा, रेडार में आ ही नहीं पाते ये हाँ, जैसे वो F-22 रैप्टर और सारे प्लेन है, वैसे ये ड्रोन्स भी इस टाइप की बनाई हुई है अमेरिका ने। और खैर अमेरिका सिग्नल इंटेलिजेंस का भी मास्टर है, यानी कि सबसे बड़ा सिग्नल्स इंटेलिजेंस का नेटवर्क पूरी दुनिया में अमेरिका का है। यानी कि वो आपके कोई भी फ़ोन, आपके रेडार्स, आपके कम्युनिकेशन सुन सकता है कहीं से भी दुनिया में, और जैम कर सकता है, यानी कि उनको रोक सकता है। ऊपर से सैटेलाइट इंटेलिजेंस, यानी कि कई 100 किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर ऊपर से वो आपकी लाइसेंस प्लेट पढ़ सकता है आपकी कार की, तो आप कोई इंडिविजुअल को ट्रैक कर सकता है कहीं पे भी। तो और ऑन द ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, तो वो सब, और साइबर इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से उनको ये पता था कि मदुरो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनके पेट्स हैं, क्या उनकी आदतें हैं। और जैसे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि अंदर के भी काफ़ी हाई लेवल के कोई आदमी या कई आदमी मिले हुए थे। तो उनको ये तक पता था कि मदुरो किन 6 से 8 लोकेशन पे रोज़ रात को सोते हैं। डिफरेंट लोकेशंस हैं ये, बिल्कुल डिफरेंट लोकेशंस बदलते रहते थे, और शाम तक, काफ़ी लेट शाम तक पता चलता था अमेरिका को कि आज ये कहाँ सोने वाले हैं। तो जिस जगह पे ये उस वक्त सो रहे थे, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम भी था जो स्टील का था। और जैसे ही हेलीकॉप्टर एक्सप्लोजन्स हुए और हेलीकॉप्टर लैंड करना शुरू किया, तो मदुरो दौड़े उसकी तरफ। पर इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद कर पाते, डेल्टा फोर्स पहुंच चुकी थी यूएस की। वो कह रहे हैं कि अगर वो बंद भी कर लेते वो दरवाज़ा, हालांकि बहुत भारी स्टील का, थिक स्टील का वो था, बॉम्ब प्रूफ, पर उसको भी 3 मिनट के अंदर यूएस खोल देता। तो ये क्लेम है यूएस चीफ का, जॉइंट चीफ्स का। जो तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास इतनी ताकत है, इतनी इंटेलिजेंस है, ये है, सब कुछ है, पर प्रॉब्लम ये है कि मामला अभी, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो बहुत एफिशिएंटली हो गया, उनको वहाँ से हेलीकॉप्टर में उड़ाया, USS आयोजिमा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, छोटा हेलीकॉप्टर कैरियर, उस पे डाला, फिर सीधे ग्वांटानामो बे ले गए। ग्वांटानामो बे क्यूबा के आइलैंड पे ही अमेरिका का बेस है, वहाँ से उनको गवर्नमेंट के 757 में उड़ाया और सीधे न्यूयॉर्क मैनहट्टन ले गए। उनको भी और उनकी बीवी को भी, उनकी वाइफ को भी, वो भी एक्चुअली काफ़ी ड्रग ट्रेड में एक्टिव है, उनकी वाइफ भी। अच्छा, वो इंडाइटेड भी हैं यूएस में। पर आगे देखना है कि इसमें कहानी कहाँ जाती है, कैसे अनफोल्ड होगी ये। जो अमेरिका बोल रहा है नार्को टेररिज्म पे हमने कार्रवाई की है, ये हमारे अमेरिका में ड्रग्स पहुंचा रहे थे और हमको लगातार रोक रहे थे, लेकिन ये नहीं मान रहे थे और हमने नार्को टेररिज्म पे हमला किया है। वो सिंपल ये बात बोल रहे हैं। सवाल ये है कि अगर इस तरीके की चीज़ें भी हैं तो इसमें इंटरनेशनल लॉज कहाँ हैं? आप किसी सोवरेन कंट्री के राष्ट्रपति को मतलब रातों रात उठा करके आप उसको ले आएंगे अपने देश में? ऐसे तो फिर पूरी दुनिया में यही होने लगेगा। जितने भी ताकतवर लोग हैं वो चीन ताइवान में ये कर सकता है, हर जगह पर कोई भी आरोप लगा करके ये कर सकता है। तो अमेरिका को ये हिम्मत कहाँ से आ रही है और इंटरनेशनल लॉज कहाँ हैं इस वक्त? मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर ये मान लिया जाए कि सारे नियम कायदे कानून ख़त्म हो चुके हैं? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो पढ़ते हैं और पॉलिटिक्स, उनको पता है कि ये लॉज
जिनको लॉयर्स और डिप्लोमेट्स लेके घूमते रहते हैं कि जैसे कहा जाता है ना, दीज आर नॉट वर्थ द टॉयलेट पेपर दे आर रिटन ऑन। तो इनका मतलब है नहीं। जब तक हालात चल रहे हैं ठीक तो ठीक है, पर अब दुनिया एक और नए दौर में है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में है दुनिया। क्या है ये वर्ल्ड ऑर्डर? ये ऑर्डर वही है कि जिसमें सबसे बड़ा गुनाह है कमज़ोर होना। और अगर आप कमज़ोर हैं और आपके पास माल भी है तो आप ख़तरे में हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से वेनेजुएला कमज़ोर था और क्या ख़तरा था और क्या उसके पास माल है। पर इसका ख़तरा अब और जगहों पे भी मंडराएगा, और मुल्कों पे भी मंडराएगा, और ताकतवर मुल्क जो ये देख रहे हैं वो भी अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। पर मेरी ओपिनियन में वर्ल्ड ऑर्डर अभी चेंज नहीं हुआ सिर्फ ट्रंप के आने से। वर्ल्ड ऑर्डर हल्के हल्के चेंज होना शुरू हो गया था कुछ साल पहले ही। अच्छा। जब रशिया ने खुल्ला हमला किया यूक्रेन पे और ये जंग लड़ी जिसमें काफ़ी हद तक रशिया भी और यूक्रेन भी काफ़ी हद तक तबाह हो चुके हैं, तो ऑलरेडी ये जंगल राज का पीरियड शुरू हो चुका था। ऐसा तो कभी था नहीं कि बिल्कुल ही कोई जंगल राज नहीं था दुनिया में, क्योंकि कमज़ोर मुल्क और ताकतवर मुल्कों में के बीच में हमेशा कशमकश रही है। कभी कभी ताकतवर मुल्क एक दूसरे से भी भिड़ते हैं, पर तकरीबन समझिए पिछले 30-35 साल 1990 के दौर से आप लीजिए, तो कोई अगर हमला होता भी था तो कुछ उसूलों पे होता था। यानी कि जो हमलावर मुल्क था या कोलिशन था वो कहता था कि देखो यहाँ पे कोई वायलेशन हुआ है डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, या कोई और मुद्दा जो जिस पे आम सहमति हो। और काफ़ी अक्सर बार ये भी होता था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी अप्रूवल मिल जाता था। पर अब ये जो नया दौर है इसमें भाई खुल्ला जंगल राज लग रहा है। तो ये क्या बोला जा सकता है कि आज के दौर में जिस कमज़ोरी की आप बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास में न्यूक्लियर बम नहीं है ये बड़े पते तो की आपको इसी तरीके से कोई बड़े मुल्क का नेता ये तय करेगा कि हमें अगले हफ्ते इन पे हमला करना है और आपके राष्ट्रपति भवन से उठा करके आपको अपने देश ले आएगा और हथकड़ियों में हम आपकी तस्वीर देखेंगे। क्या ये माना जा सकता है? मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब होना अब क्या एक ज़रूरत बन गया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कमज़ोर देश हैं, लेकिन अगर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो इस तरीके की हरकत नहीं की जा रही है उनके साथ। मुकुल, आपने वो बात कही है जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स बातें कर रहे हैं इस वक्त। वो बातें नहीं कर रहे जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस एक तरह से पूरी की पूरी सिर्फ जंग की ही स्टडी है। तो वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई देखो ये तो प्रूव करता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो आप सेफ हैं। तो इसके लिए कई मुल्क हो सकता है अब सीक्रेटली दौड़ लगा दें, होड़ मच जाएगी, होड़ मच जाए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए लो। अब ये है कि हर एक के पास कैपेबिलिटी तो है नहीं। दूसरी बात ये, अगर पता चल गया तो पहले ही ताकतवर मुल्क रोक देंगे। तो ये अगर होगी भी तो ये सीक्रेट में होगी, हमें तो पता नहीं चलेगा। हो सकता है CIA को और अमेरिका को पता चल जाए, क्योंकि उनके पास उस तरह की इंटेलिजेंस है जैसे मैंने अभी बताया। तो यही बात हो रही है बिल्कुल कि देखिए नॉर्थ कोरिया, हालांकि इससे बदतर कोई कंट्री नहीं है, उससे बदतर कोई रजीम नहीं है, कि जहाँ पे इतना जुल्म है अपनी पॉपुलेशन पे कि एवरेज हाइट पूरी दुनिया में बढ़ी है। नॉर्थ कोरिया में एवरेज हाइट पिछले 70 साल में घट गई है। यानी कितना खाने पीने की दिक्कत है वहाँ पे, आप ये सोचिए ज़रा। तो ऐसी जालिम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं पा रहा, और बल्कि वो क्रिटिसाइज भी कर दे रहा है। वो अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहा है खुल करके। ये वेनेजुएला के मामले में भी नॉर्थ कोरिया अपने स्टेटमेंट दे रहा है, उस पर कोई हमला नहीं है। नॉट ओनली दैट, जिस दिन ये हमला हुआ, आई थिंक किम जोंग उन को कुछ वो हुआ, खतरे की घंटी लगी, तो उन्होंने कई मिसाइल टेस्ट कर दिए 900 किलोमीटर रेंज के उसी दिन। तो इसका मतलब ये वो भी सिग्नल दे रहे हैं कि देखो मेरे से मत करना ये पंगे, मैं तबाह कर दूंगा। अमेरिका को करूं ना करूं, अब तो ये भी बात हो रही है कि शायद अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल वो इजाद कर चुके हैं, बट जापान, साउथ कोरिया, इन सब को तो मैं, और आपके जो बेसिस हैं अमेरिका के, बेसिस तो हर जगह पे हैं, उनको टुकड़ा उड़ा दूँ। तो बिल्कुल सही बात आपने कही। तो जो कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो महफूज हैं, इंडिया महफूज है इस तरह से।
वैसे तो पाकिस्तान भी है, चीन भी है, तो रशिया इनको डरने की ज़रूरत नहीं है इतनी। और बाकी जो मुल्क हैं वो ख़तरे में हैं बेशक। वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी इस पे एक्सपर्टीज़ है, वर्ल्ड ऑर्डर में हमें इतनी हिपोक्रेसी क्यों नज़र आ रही है इस वक्त? कि क्या फिर ये पहले से था, या अभी हमें नया ये समझ में आ रहा है कि हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन पे जो करना चाहता है करता है, इसराइल फ़िलिस्तीन के बीच जो हो रहा है वो हम सबको पता है, अमेरिका जहाँ पर मतलब कभी बोल देते हैं कि ग्रीनलैंड पे हम कब्ज़ा कर लेंगे, कभी बोलते हैं कि हम मैक्सिको पे कर लेंगे, जो जहाँ पर भी उनका मन आ जाता है वो कहते हैं कि हमारा है और या तो दे दो या फिर हम इस तरीके से लेंगे। तो क्या यहाँ पे मैं दो सवाल लिंक करूँगा। पहला कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त सबसे ज़्यादा हिपोक्रेसी में पहुँच गया है? दूसरी चीज़ कि क्या इस हरकत से डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेजिंग देना चाहते हैं बाकी सबको भी कि देखो भाई प्यार से मान जाओ, क्योंकि फ़ोन तो किया था उन्होंने एक हफ्ते पहले निकोलस मादुरो को, बात भी की, वो नहीं माने। तो क्या अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ ये कर सकते हैं, हम आपको आपके घर से उठा सकते हैं, हम आपको किडनैप कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ये मैसेजिंग और भी देशों को अमेरिका दे रहा है क्या? मैं आपसे ये कहूँगा कि वर्ल्ड ऑर्डर पहले ज़्यादा हिपोक्रेसी में था। अच्छा। पहले ये चीज़ें होती भी थीं और कभी सही मायनों में होती थी, सही चीज़ों के लिए, यानी कि डेमोक्रेसी है जो भी है, और कभी कभी उसमें और मोटिव्स मिले हुए होते थे पावर के एट्सेट्रा। अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अब कम हिपोक्रेसी है मेरी राय में। ट्रम्प तो खुलेआम कह रहे हैं, 20 दफ़ा उन्होंने ऑयल का नाम लिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर मैं उस पर वापस आऊँगा कि हाँ वेनेजुएला पे क्यों अटैक हुआ, मैं उस पर वापस आऊँगा। पर मेरे ख्याल से ये जो आपका दौर है ये कम हिपोक्रेसी का, कम झूठ का दौर है। इसमें तो लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। रूस हालांकि थोड़ा सा झूठ बोलता रहता है पुतिन, पर साफ है कि क्या कर रहा है। और मेरी राय में ये है कि जो जितना कमज़ोर है वो उतना झूठ बोलता है, जो ताकतवर है उसको झूठ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पुरानी कहावत है और आर्टिकल है जो आपके दर्शकों को शायद पढ़ना चाहिए। उसको कहा जाता है मिलियन डायलॉग, यानी कि जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में जंग हुई थी आज से 2500 साल पहले, उसको कहते हैं द पेलोपोनेशियन वॉर। उसमें वहाँ के बहुत बड़े एक फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे और जनरल थूसिडिडीज, उनके लिखा हुआ है। तो उसमें एक स्टेटमेंट है कि द स्ट्रॉन्ग डू एज दे विल एंड द वीक सफ़र एज दे मस्ट, यानी जो ताकतवर है वो ऐसा ही करता है जैसा उसका दिल चाहता है, जो कमज़ोर है उसकी किस्मत में सफ़र करना है। तो इस वक्त तो कमज़ोर वेनेजुएला नज़र आ रहा है। और अभी अगर हम ये समझने की कोशिश करें, लैटिन अमेरिका का सबसे रिचेस्ट कंट्री मेरे हिसाब से एक वक्त में था, फिर हमने देखा वहाँ पर कि किस तरीके से माइग्रेशन होना शुरू हुआ, बुरा हाल हो गया, लोग गरीबी में जी रहे थे, गुर्बत की ज़िंदगी काट रहे थे। इस हाल तक कैसे पहुँचा और अमेरिका को वहाँ पर नज़र क्या आ रहा है? ये अटैक अमेरिका ने जो किया है ये कुछ मामूली तो नहीं लगता। इससे पहले अगर हम देखें तो कभी वो इराक के पास गए तो अपने हित साधने के लिए गए थे, अफ़गानिस्तान पहुँचे तो भी अपने हित साधने गए थे। यहाँ पर हमला होने की वजह क्या है? सच मामलों में पूछें तो हमला होने की वजह ये है कि वेनेजुएला कमज़ोर है और उसके पास बहुत तेल है। यानी कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स सऊदी में नहीं है, ईरान में नहीं है और रशिया में नहीं है, वो वेनेजुएला में है। 17% वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स, पर सिर्फ 1% वर्ल्ड का ऑयल प्रोडक्शन। इतना बैडली मिसमैनेज्ड इकोनॉमी है। यानी कि वेनेजुएला जिसकी पर कैपिटा इनकम $15,000 होती थी, वो आज सिर्फ $4,000 रह गई है। इंडिया से तो ज़्यादा है, इंडिया की 2,700 है, हाँ 2,800 इंडिया से ज़्यादा है पर कैपिटा आज भी। हाँ, तो पर जो थी उसके मुकाबले 1/4 रह गई है। वो इसलिए क्योंकि बहुत ही बैडली मिसमैनेज था वहाँ पे, शावेज के अंडर भी और मदुरो के अंडर भी, और फिर सैंक्शंस भी लग गए। तो उसकी वजह से हालांकि इतना अमीर मुल्क है रिसोर्सेज में, पर उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा मुल्क को।
तो ट्रम्प को 2-3 चीज़ें लगीं। पहली बात तो ये कि वेनेजुएला के पास जो ऑयल है वो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए पे कर सकता है। दूसरी बात ये कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज को वहाँ से निकाला गया था और टेक ओवर कर लिए उनके एसेट्स। तो उनको ये लगता है जैसे हमारे साथ ये धोखा हुआ, इंसल्ट को के तौर पे इंसल्ट भी लगा और पैसा भी लूट लिया, मतलब हमारा। ये प्रोसेस हम समझना चाहेंगे, कैसे हुआ, कब हुआ ये? तो अमेरिकन ऑयल कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टेड थी दशकों से। पर जब शावेज आए तो उन्होंने एक नेशनलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि ईरान में भी मुसद्दिक ने यही किया था 1950s में, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने और अमेरिकन ने इंटरवीन किया, ब्रिटिश उस केस में। और बहुत मुल्कों में ऐसा हुआ है, कुछ में उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया था अमेरिकन, जैसे सऊदी अरब के केस में भी हल्के हल्के आरामको, जो एक्चुअली अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी थी, असल नाम तो उसका, अच्छा, तो नेशनलाइज हुई। तो एक उनको ये लगा कि भाई ये हमारी तौहीन है और ये हमें लूट लिया एक तरह से। ट्रम्प को जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल से प्यार है एक तरह से। वो एक 70s और 80s के आदमी है साइकोलॉजिकली, और वो उसी दुनिया में रहते हैं। उनको लगता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये ग्रीन एनर्जी ये बकवास है। उनके बेस को भी, पॉलिटिकल बेस को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो बेस काफ़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में है, यानी टेक्सास में, अलास्का में। वो नहीं चाहते कि ऑयल ख़त्म हो जाए, ऑयल की इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी आ जाए। और ट्रम्प के दिमाग में ऑयल बहुत ही एक कीमती कमोडिटी है, जो होता था 70s 80s में, बट आज इतना है नहीं उसकी। आज तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो और इतनी वैल्यू नहीं है ऑयल की, और हल्के हल्के फेज आउट हो रहा है। ये बोला जा रहा है कि जो उनके इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने उनको फंडिंग दी चुनाव लड़ने, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने इस नाम पे दिया था पैसा उनको चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल तो अब सही, तो उनको वापस करना है। बिल्कुल सही। मैं इसी पे आने वाला था पॉइंट पे, कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है ट्रम्प की, वो भी ऑयल इंडस्ट्री से आ रही थी, और काफ़ी सारे रिपब्लिकन्स की। तो उनमें से कुछ ने पैसा लूज भी किया था वेनेजुएला में जब उनका टेक ओवर हो गया। तो वो अपनी वापसी वसूली चाहते थे, तो उसके लिए भी ट्रम्प को करना ज़रूरी था, डिलीवर करना ज़रूरी था। बल्कि अपने पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में तो ट्रम्प ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ऑयल मैन को ही रखा हुआ था। तो ट्रम्प को ये भी था। और फिर ट्रम्प जो है वो एक और वजह से करना चाहते थे। उनको लग रहा है कि अगर मुझे अपने बेस के लिए डिलीवर करना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है विलियम मैकिनली का मॉडल। वही थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी तस्वीर भी पीछे लगी हुई थी जब वो बोल रहे थे, जिन्होंने टैरिफ्स लाए, जिन्होंने गुआम और प्यूर्टो रिको को अमेरिका की टेरिटरीज बनाया, जिन्होंने फिलीपींस पे कंट्रोल किया। तो एक ओल्ड आइडिया है, उससे भी पुराना, यानी 1820 का। इसीलिए उन्होंने उस माउंटेन का नाम भी चेंज किया। एक माउंटेन है जो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट माउंटेन है, टॉलेस्ट, अलास्का में, अब उसको डेनाली कहते हैं। उसका पुराना नाम विलियम मैकिनली माउंटेन था, उसको वापस उन्होंने चेंज किया है उसका नाम। तो ये भी 100 साल पुराने प्रेसिडेंट थे। पर आज से 200 साल पहले 1820 में एक प्रेसिडेंट थे मॉनरो, उनकी एक डॉक्ट्रिन थी, मॉनरो डॉक्ट्रिन, कि लैटिन अमेरिका यानी सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका जो है वो अमेरिका का बैकयार्ड है, और इसमें कोई यूरोपियन या कॉलोनियल पावर को इंटरफेयर नहीं करने देंगे हम। वो डॉक्ट्रिन भी ट्रम्प वापस लाना चाहते हैं। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन जो बिलीव करते हैं कि एक हमारे स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होने चाहिए। तो ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई और हमारा इंटरवीन नहीं करेगा। बोल भी रहे, अभी वो स्टेटमेंट दे तो रहे हैं कि इसमें, इस एरिया में हम किसी को नहीं आने देंगे। ऐसा लग रहा है इन्हें खित्ते बांट रखे हैं कि यहाँ के इलाके, जैसे गुंडे इलाके बांट लेते कि तुम वो यूक्रेन में कर लो। करेंगे। मतलब क्या चल क्या रहा है कि यूक्रेन में रशिया कुछ कर ले रहा है, बोलो ठीक है, और इसीलिए यूरोप पूरा डरा हुआ है बिल्कुल कि यहाँ पर आप ये कह करके आप कहना क्या, ये मैसेजिंग जा रही है ना कि वहां पर आप कुछ करिए, हम कुछ नहीं कहने वाले। बिल्कुल सही, यहाँ मत आइए। बिल्कुल सही। पर मैं उस पर भी बताऊंगा विस्तार में, पर ये मैं बता रहा हूँ कि अब ट्रम्प इस डॉक्ट्रिन को कह रहे हैं डॉनरो डॉक्ट्रिन। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प मॉनरो डॉक्ट्रिन, तो डॉनरो कह रहे हैं इसको, तो उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया। तो वो बिलीव करते हैं, तो वो एक तरह से मैसेज भी देना चाह रहे हैं बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को, साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को, कि बिहेव योरसेल्फ, अपनी औकात में रहो। ज़्यादातर तो लेकिन उनके समर्थक ही हैं। नहीं, 50-50 है। कई कंट्रीज़ में जो जहाँ पे लेफ्ट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, जैसे कि मैक्सिको भी एक तरह से है, कोलंबिया है,
होंडुरस था, होंडुरस अब तो नहीं है, तो राइट विंग गवर्नमेंट आ गई, और क्यूबा था, और क्यूबा है सॉरी, और भी हैं, तो निकरागुआ और ये सब, तो उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि देखो अपनी औकात में रहो, हैसियत से बढ़ के नहीं करो, क्योंकि मदुरो जो थे वो बातें भी करते थे, हालांकि ताकत थी नहीं, पर पोस्चर लेते थे, पोजिंग करते थे, यानी कभी रशिया को तेल दे रहे हैं और उसके साथ कर रहे हैं कुछ, कभी ईरान को तेल ले रहे हैं, दे रहे हैं, कभी चीन के साथ भी ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं, तो उनको लगता था कि ये स्टेटमेंट्स भी देते थे इस टाइप के कि भाई ये हम नहीं टॉलरेट करेंगे अपने एरिया में। तो एक तरह से वो मैसेजिंग भी बहुत ज़रूरी थी, और फाइनली ये था कि अपने मागा बेस को भी दिखाना था कि देखो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अमेरिका को फिर से ग्रेट बना रहा हूँ, और अपनी साख इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, और देखो मैंने ड्रग्स भी बंद करवाए हैं यहाँ पे, हालांकि मडूरो करते थे, ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व था वेनेजुएला, बट लार्जेस्ट सोर्स नहीं था, ऐसे 5-6 और हैं, और अगर आप कहें तो सिर्फ कोकेन में उसका वो कॉन्ड्यूट था, यानी रास्ता था वेनेजुएला, वो कोकेन बनता कोलंबिया में ही था, ग्रो कोलंबिया में ही होता था, और कोलंबिया ही लार्जेस्ट सोर्स है उसकी, बल्कि वो रूट भी सबसे बड़ा रूट नहीं था, सबसे बड़ा रूट है थ्रू पैसिफिक, जो वेनेजुएला के थ्रू नहीं है, कोलंबिया थ्रू पैसिफिक, यानी कि थ्रू कैरेबियन नहीं भेजता था ज़्यादातर। और सच में देखा जाए तो कोकेन भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका की, अमेरिका की प्रॉब्लम है फेंटेनिल। और इसमें भी, और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और इसमें भी जब अमेरिका का बयान आया तो पहले गोल पोस्ट चेंज कैसे किया है उन्होंने, पहले बोला कि फेंटेनिल ये भेज रहे हैं, फिर बाद में दिया कि नहीं कोकेन भेज रहे हैं, तो उनको भी क्लैरिटी नहीं थी कि वेनेजुएला पे हमला किया क्यों। जी, फेंटेनिल। वैसे भी ट्रम्प इतना अटेंशन स्पैन उनका छोटा है कि वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देते इन सब चीज़ों पे। उनका जैसे आप कह रहे हैं कि असली मकसद कुछ और था, वो उनको ये पता है कि ये नहीं है चीफ सोर्स ड्रग्स का, बट कुछ दिखाना भी है अपनी पब्लिक को, और कोई जस्टिफिकेशन भी चाहिए, सिर्फ ऑयल जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अब उनके दिमाग में ऑयल इंडस्ट्री की वजह से, या जो फंडर्स हैं, या जो उनके भी दिमाग में पुराने 70s 80s के ख्याल आते हैं, उसकी वजह से वो करना चाहते थे, तो फिर उन्होंने और भी ढूंढ लिए उसके जस्टिफिकेशंस की, ड्रग्स भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मदुरो कोई फरिश्ता थे, मदुरो जो थे उस पे डिटेल में बात वो बाद में भी करेंगे, पर जो अमेरिका की नज़र में था वो वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना नहीं था। अमेरिका की नज़र में ये पॉइंट्स थे, मॉनरो डॉक्ट्रिन, अपना डोमिनेशन, अपने ऑयल, थोड़ा सा ड्रग्स के लिए, और फिर अपने बेस को दिखाना कि देखो मैंने डिलीवर किया, मैंने फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाया है, और इतने कम कॉस्ट पे, सिर्फ 6 इंजरीज के ऊपर मैंने ये पूरी जीत हासिल की है। एक सिग्नल देना दुनिया को भी, बाकी मुल्कों को भी, और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी, और एक तरह से डिलीवर करना। हम निकोलस मादुरो और वेनेजुएला की नॉर्मल हालत पे पहुंचेंगे, उससे पहले क्योंकि हमने ड्रग की बात की है, अमेरिका में ड्रग क्राइसिस क्या सच में इतना बड़ा है? क्या हम उस पर बात कर सकते हैं कि अभी में हम मैक्सिको पे ये आरोप सुनते हैं, हम सुनते हैं कि वेनेजुएला पे नार्को टेररिज्म के नाम पे अटैक ही कर दिया गया, हम ये देख रहे हैं कि वो कोलंबिया पे यही आरोप लगाते हैं कि वहाँ से ड्रग आ रहा है, तो क्या इस वक्त अमेरिका ड्रग क्राइसिस से जूझ रहा है? इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है जितना दिखा रहे हैं, बट जो वाइट लोअर क्लास ट्रम्प के लिए वोट करता है, रिपब्लिकन, उसमें ये क्राइसिस थोड़ा ज़्यादा है। पर वहाँ पे भी जो क्राइसिस है वो ज़्यादा एम्फेटामिन्स और फेंटेनिल का है, कोकेन का नहीं है, बिकॉज कोकेन इज नॉट उस टाइप का ड्रग। और वो ज़्यादातर ड्रग जो है वो मेक्सिको के थ्रू आता है। मज़े की बात तो ये मैक्सिकन कार्टल्स करते हैं, तो वो तो चलता रहेगा, उसके अगेंस्ट भी ये कर रहे हैं कुछ एक्शन, पर वो मतलब वेनेजुएला के ख़त्म होने से वो ख़त्म नहीं होगा, उसके लिए अलग एक्शंस और लेने पड़ेंगे मज़ीद, तो वो चलता रहेगा। तो उसके अपने बेस के लिए हैं सिग्नलिंग इफ़ेक्ट्स, और कुछ दिखाना भी तो होता है कि भाई आपने मुझे वोट किया है तो मैंने क्या। अब अफोर्डेबिलिटी पे तो डिलीवर नहीं कर पाए अब तक ट्रम्प, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को, महंगाई को कम नहीं कर पाए, क्योंकि टैरिफ्स तो और थोड़ी बढ़ गई हैं, तो कुछ वो भी डिलीवरी है। पर क्रिटिकल बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वेनेजुएला कमज़ोर है, उसके पास बड़े एसेट्स हैं, और इस दुनिया में एक गुनाह है कमज़ोर होना।
पर मैं थोड़ा डिटेल और बताना चाह रहा हूँ आपको कि कमज़ोर हुआ क्यों वेनेजुएला इतना, मैं उस पे आना चाहता हूँ कि जब कोई मुल्क अपनी ही पॉपुलेशन को डिवाइड करना शुरू कर दे तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। आप देखिए कि आप उसके बाद आप इलेक्शंस भी फेयर नहीं करा रहे, आप अनडेमोक्रेटिक हैं, तो यानी कि वैसी आपकी पॉपुलेशन भी कुछ हिस्सा आपके खिलाफ हो जाएगा। यही प्रॉब्लम क्यूबा और ईरान में भी है और यही बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम हुई कि रिगिंग की इलेक्शंस की 2-3 बार शेख हसीना ने। इसी तरह से ईरान में तो फेयर होता ही नहीं, इलेक्शन कंट्रोल्ड होते हैं। इसी तरह से मदूरो ने भी रिग किए। शावेज तो फिर भी पॉपुलर थे मासेस में, क्योंकि शावेज जब आए ना, जो वो रेवोल्यूशन की उन्होंने 98 में, वो एक सोशलिस्ट तरह की रेवोल्यूशन थी। हालांकि मिलिट्री का भी क्वाज़ा रूल था, पर सोशलिस्ट इस तरह से थी कि गरीबों को, जो स्लम में रहते हैं, उनको फ्री हेल्थ, फ्री खाना पीना, फ्री ये ट्रांसपोर्ट, ये वो तो उसमें खैर वो मुल्क भी बैंकरप्ट हो गया। और नेशनलाइजेशन ऑयल इंडस्ट्री का, पर उसको भी मिसमैनेज कर दिया, ऑयल को भी। पर फिर भी उन्होंने कुछ डिलीवर किया। तो वो अपनी ज़िंदगी में फिर भी ऑटोक्रेटिक थे, अथॉरिटेरियन थे और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी करते थे शावेज भी। निकोलस मादुरो के पहले जो रूलर थे वहाँ पे, राष्ट्रपति 2013 तक। पर वो जो थे फिर भी पॉपुलर थे, एक तरह से पॉपुलिस्ट थे। नहीं तो पॉपुलिस्ट तो इसी वजह से थे ना। ये देखिए बहुत बड़ा डिस्कशन का पार्ट है कि लोगों का ये मानना है कि क्योंकि एक देश को तेल मिल गया, पैसा आया, मार्केट में तेल की वैल्यू उस वक्त क्रूड ऑयल की वैल्यू ज़्यादा थी। ये बहुत आप कहिए कि इत्तेफाक था कि उस वक्त तेल की कीमतें बढ़ गईं, पैसा आ गया देश के पास, तो उन्होंने सारी जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट थे कि लोगों को हर चीज़ फ्री देना, फ्री हेल्थ केयर, तो लोगों को उसने क्या किया कि मतलब मन जीत लिया, लेजी बना दिया कि काम ही नहीं करना है। और इसने पूरे कंपटीशन को खत्म कर दिया। भाई जब सब बराबरी है, सबको ही सरकार दे ही रही है खाने, जो फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम आसान भाषा में कहें, तो इसको मैं समराइज कर दूं कि वेनेजुएला तबाह हुआ क्योंकि वहाँ फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट आया और सरकार सबको मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटती रही, और फिर एक दिन पता चलता है कि देश तबाह हो गया, वहाँ की हालत खराब हो गई। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है इससे जी। सिर्फ सब्सिडाइज या फ्री चीज़ों की वजह से तबाह नहीं हुआ। देखिए, अगर आप वो पैसा एजुकेशन में लगाएं, हेल्थ में लगाएं वो पैसा, और ह्यूमन कैपिटल अपना इंक्रीज करें, जैसे नॉर्वे करता है, स्वीडन करता है, डेनमार्क करता है, और भी लोगों ने किया, जापान वापान ने, तो उससे आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपका कंट्री, और आप मार्केट पूरी तरह से तबाह नहीं करें। शावेज की बड़ी मिस्टेक ये थी कि मार्केट बिल्कुल तबाह कर दिया था। मतलब सोशलिस्ट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड इकोनॉमी थी, यानी बहुत ज़्यादा, जिसे हम लाइसेंस राज हमारे ज़माने में या इंडिया में, लाल फीताशाही, हाँ, रेड टेप, वही लाल फीताशाही की वजह से वो इनएफिशिएंसीज आ गई बहुत ज़्यादा मार्केट में और इकोनॉमी में। तो फिर मडूरो ने उसको चेंज करने की कोशिश की, यानी बट वो चले गए क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ, यानी कि सोशलिज्म ख़त्म करके मडूरो चले गए एक तरह का जिसे कहते हैं अपने ही पिट्ठुओं को एसेट्स देना मुल्क के, और एक तरह की लूट। तो शावेज से पहले उस ऑयल का फ़ायदा ज़्यादा अपर क्लास को होता था, एलीट कैप्चर था। ठीक बात। शावेज ने उसको सोशलिस्ट बनाया पर मार्केट ख़त्म कर दिया। तो वो मार्केट ख़त्म होने की वजह से एफिशिएंसी चली गई और काफ़ी सारा पैसा सब्सिडीज़, डेली नीड्स की कंजम्पशन सब्सिडीज़ में चला गया बमुकाबले ह्यूमन कैपिटल के। और जब मदूरो आए तो उन्होंने उसको चेंज करने की कोशिश की इकॉनमी को, और जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है रोड्रिगेज, वही मिनिस्टर थी, उन्होंने उसको फिर से मार्केट इकॉनमी बनाने की कोशिश की। बट वो मार्केट इकॉनमी एक तो बन गई क्रोनी कैपिटलिज्म। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि यूएस सैंक्शंस लग गए और बाहर के सैंक्शंस लग गए, तो वो उसको रिफॉर्म भी सही से नहीं करा पाए, क्योंकि वो अपना तेल नहीं बेच पा रहे थे, वो पैसा नहीं आ पा रहा था ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले नेशनलाइज भी कर दी थी। तो लोग, और ऑयल की इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं तो इक्विपमेंट पुराना हो जाता है, वो निकाल नहीं पाता ऑयल। तो इक्विपमेंट नहीं बचा, कंपनियां नहीं बची, बेच नहीं सकते थे वो फ्रीली वर्ल्ड ऑयल मार्केट में, तो उसकी वजह से भी हालात ख़राब होते गए। प्रोसेसिंग भी महंगी है वहाँ के तेल की, ये भी पढ़ा मैंने। तो कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि आप एक तरफ की इकॉनमी से गए दूसरी तरफ की इकॉनमी, और फिर आप आए तीसरी तरह की इकॉनमी में, पर कोई भी उनमें से एक एफिशिएंट सिस्टम आप नहीं बना पाए और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर पाए। यूएस सैंक्शंस कब आए? क्योंकि हमें ये भी पता है कि
पहले चीज़ें ठीक थी, ऐसा नहीं कि अमेरिका के साथ बहुत पहले से टसल थी इस तरीके की, कि यूएस ने सैंक्शंस कब लगाने शुरू किए? जब इन्होंने नेशनलाइजेशन शुरू किया अंडर शावेज एंड स्लोली आई मीन इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, टाइट होते गए। तो लास्ट सैंक्शन तो ट्रम्प के अंडर ही लगे फाइनली। एग्जैक्ट सीक्वेंस मैं भी क्लियर नहीं हूँ कि कौन सा सैंक्शन कब लगा, बट सब पिछले 20 साल के अंदर ही लगे हैं सारे सैंक्शन, 20-25 साल के अंदर। अच्छा, निकोलस मादुरो की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो क्या उनको ये कहा जा सकता है कि शावेज का एक वीकर सक्सेसर बोला जाए क्या, या फिर ये गलत होगा? मतलब हाउ इज निकोलस मादुरो, कैसे हम उनको मदुरो जो define थे कर सकते हैं? एक बस ड्राइवर थे और यूनियन के लीडर बन गए। फिर उनको इसलिए शावेज ने प्रेफर किया क्योंकि वो उनके बहुत बड़े चमचे थे। कोई और लफ्ज़ तो है नहीं इसको डिस्क्राइब करने के लिए। इतना सीधा। तो उन्होंने, और शावेज को जैसे कैंसर होता गया और जैसे उनकी फिजिकल कंडीशन डिटोरेट करती गई, फाइनली 2013 में गुजर गए वो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको देते गए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉयल थे और फैनेटिकल थे एक तरह से कहा जाए तो। इनको दिया और ये रोड्रिगेज को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया इन्होंने। तो इनमें उस टाइप का करिश्मा नहीं था जो शावेज में था। एंड शावेज भी अथॉरिटेरियन थे, पर मदुरो तो खुलेआम फिर रिग करने लगे इलेक्शन क्योंकि पॉपुलैरिटी नीचे चली क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होने लग गई। मतलब इतनी ख़राब कि 8 मिलियन वेनेजुएलन्स ने मुल्क छोड़ दिया, तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन ने मुल्क ही छोड़ दिया। दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर बमुकाबले सीरिया के, जो हम कहते हैं 2015-16 में सीरिया से निकले ना रेफ्यूजीज, ये उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आसपास के सारे कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम फैल गई है और काफ़ी कुछ को डिस्टेबलाइज भी कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिका में बहुत सारे जो रेफ्यूजीज क्राइसिस हुआ वो वेनेजुएला की वजह से हुआ कुछ हद तक। मतलब कम से कम मेजरली कहाँ गए लोग? ये लोग गए आसपास कोलंबिया। जो हमेशा जो होता है कि कभी भी जब रेफ्यूजी क्राइसिस होता है तो सबसे ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर असर होता है। अगर अफगानिस्तान में हुआ तो पाकिस्तान पे, अगर वेनेजुएला में हुआ तो कोलंबिया में, ब्राज़ील में, और यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में, और फिर कुछ लोग अमेरिका तक भी पहुँचे। तो इट वॉज और कुछ लोग स्पेन तक पहुँच गए। तो बहुत बड़ा क्राइसिस था, पूरी इकॉनमी डिस्टेबलाइज थी। इसीलिए आप देखिए ना कि वेनेजुएलन्स जो बाहर हैं 8 मिलियन, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सड़कों पे आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश हैं। तो अगर वो खुश हैं तो उसकी कोई वजह है ना। और तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कहने का मतलब मदुरो के लिए कुछ आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मदुरो खुद भी एक ब्रूटल डिक्टेटर थे एक तरह से। तो लोग आके सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लोग खुश हैं। यही तो बोल भी रहे हैं ट्रम्प की, हमने तो वेनेजुएला की जनता के लिए किया है ये सब। आप लोग बोल रहे हैं तेल के लिए किया, नहीं, हमने तो जनता के लिए किया है, जनता बहुत खुश है। लेकिन हाँ जी। और लेकिन प्रोटेस्ट भी हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं वेनेजुएला में। प्रोटेस्ट वेनेजुएला में नहीं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कुछ जो अमेरिका में हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर और सोशलिस्ट लोग। वो कह रहे हैं कि देखो ये कोई तरीक़ा नहीं है जो आप कह रहे हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है ये। कुछ लोग एक उसूली ऑर्डर्ड वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते कि अफरा तफरी जंगल राज हो ना। मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, और हमारे दर्शक भी नहीं चाहते। तो ऐसे भी तो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये सही तरीका नहीं है। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मादुरो बहुत अच्छे कोई राष्ट्रपति थे, बट इस तरीके से तो फिर हर आदमी कुछ भी करने लगेगा ना। हाँ, तो ये तो वही हो गई ना कि मॉब लिंचिंग हो गई। अब भाई कोई अगर आदमी है भी तो आप उसको हैंड ओवर करो पुलिस के, और जेल जाएगा ये होगा, या आप ही उसको वहाँ पे डिसाइड करके एग्जीक्यूट बन के सज़ा देके। तो अमेरिका कह रहा है कि देखो हम तो लाएं उसको कोर्ट में, उसका केस चलेगा, और अगर वो लीगली करप्ट फाइंड हुआ तो फिर उसका होगा। हमने तो सिर्फ उसको जस्टिस में डिलीवर किया, वी हैव डिलीवर्ड जस्टिस, अमेरिका कह रहा है। अब यहाँ से दो चीज़ें, एक तो कि मादुरो का केस सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला है अमेरिका के, है ना, और दूसरी चीज़ कि वो देश का क्या होगा जहाँ के राष्ट्रपति को रातों रात कैप्चर कर लिया गया, वहाँ क्या हो रहा है, आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं? तो मुझे लगता है मदुरो तो गिल्टी पाए जाएंगे। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है अभी तक कोर्ट में कि मदुरो खुद किंग पिन थे इस ड्रग नेटवर्क के। एक राष्ट्रपति कैसे, मतलब अगर इसको हम थोड़ा समझना चाहूँ, जैसे प्रैक्टिकलिटी में समझना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रपति कैसे किंग पिन हो सकता है, मतलब उसके पास ये काम कैसे हो सकता है कि वो ड्रग तस्करी करवाए किसी देश में?
अभी देखिए, क्या है? तो देखिए, एक तो होता है कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट हम्म कि अगर आपके नीचे कुछ काम हुआ है, यानी कि अगर आपके नीचे कुछ ड्रग्स की तस्करी हो रही है, हम्म तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, या कोई राइट होता है या कोई मारे जाते हैं लोग लार्ज नंबर्स में, तो आप एक तरह से, क्योंकि आप वहाँ के लोकल इंचार्ज थे, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप ही करवा रहे हो चुपके से, ब्लाइंड आई टर्न करके, या फैसिलिटेट कर रहे हो आप उस वायलेंस को या उस ड्रग्स ट्रेड को। मिसाल के तौर पे असद के साथ जो हुआ सीरिया में, सीरिया बहुत बड़ा सेंटर बन गया था ड्रग ट्रेड का। वो हो नहीं सकता बिना असद के। हाफिजुल असद और बशर अल असद उनके बेटे थे। तो वो तो एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर कोर्ट ऑफ लॉ अलग चीज़ है। वहाँ पे आपको क्लिंचिंग एविडेंस चाहिए, तो वो अभी तक सामने आया ही नहीं है क्लिंचिंग एविडेंस। मतलब कि डायरेक्टली आप इन्वॉल्व दिखे जिसमें। और एक पुख्ता सबूत हो, पक्का सबूत हो और डायरेक्ट कनेक्शन हो, तो अभी तक आए नहीं। तो अब पर मेरे ख्याल से ढूंढेंगे तो शायद मिल ही जाएगा। पर अब उस मुल्क में क्या होने वाला है, ये दिलचस्प है। तो अगर तो वो मुल्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आर्म्ड ग्रुप्स हैं, उसमें एक पहले तो मिलिट्री है जो पता नहीं किस तरफ उसकी लॉयल्टी रहेगी, वो स्प्लिट होगी या नहीं। वो मिलिट्री अभी तक शावेज और मदुरो की लॉयल थी, और अब भी जो है वो रोड्रिगेज जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके लॉयल है अभी तक। फिर आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो मिलिशिया जो खुद शावेज ने बनाए थे, वो मदुरो के टाइम पे भी हैं। और फिर कुछ कोलंबियन आर्म्ड ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो बॉर्डर शेयर होता है। वो लेफ्टिस्ट आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो वेनेजुएला में भी ऑपरेट करते हैं, वो भी मिलिशिया है। फिर कुछ रिफॉर्मिस्ट हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, और फिर कुछ रजीम के सपोर्टर्स हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। ये सारे भी आर्म्ड रिबेलियंस ही हैं। इनमें से क्लियर नहीं है कि ये कितने आर्म्ड हैं कितने नहीं, बट जो रजीम के सपोर्टर्स हैं और जो कोलंबियन आर्म्ड ग्रुप्स हैं और जो मिलिट्री है वो तो आर्म्ड है, और पैरामिलिट्री। तो ये इनका क्या बर्ताव रहेगा, ये कैसे बिहेव करेंगे। अभी तक ये हुआ है कि जो हमें पता चल रहा है मार्को रूबियो की बातों से और ट्रम्प की बातों से, कि ये इन्होंने एक डील स्ट्राइक कर ली है जो रोड्रिगेज से, जो वाइस प्रेसिडेंट है। वो वाइस प्रेसिडेंट जो थी वो काफ़ी आइडियोलॉजिकल और काफ़ी एक्सट्रीम थी। वो लेफ्ट से उनका ताल्लुक रहा है, उनके फादर बिल्कुल। और वो हालांकि उन्होंने मार्केट रिफॉर्म किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, पर कुछ उनकी बातों से दोगलापन झलक रहा है। क्योंकि ट्रम्प और रूबियो तो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ डील कर ली और हमने उनसे कहा कि भाई तुम हमारा कहना मानोगी, तो वो कह रही हैं कि हाँ मैं तुम्हारा कहना मानूंगी, और अगर नहीं मानेंगी तो कह रहे हैं हम फिर से अटैक करेंगे और फिर बदलेंगे। तो इस तरह से हमें खुद डायरेक्टली वहाँ नहीं होना पड़ेगा कंट्री के अंदर हमारा कोई। पर वो जो कहीं टीवी पे तो उन्होंने कुछ और ही सैटरडे को बयान दिया है कि मैं तो अभी तक मदुरो को मानती हूँ, वही हमारे अकेले प्रेसिडेंट हैं, और उनको फौरन रिलीज किया जाए, पूरा पक्ष लिया है, हमें उनको फौरन रिलीज किया जाए, ये वो। तो अंदर कुछ डील हो चुकी है। मुझे लगता है कि ट्रम्प और मार्को रूबियो सही कह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो मानते नहीं। जब मदुरो को हटा सकते हैं तो इनको भी हटा देते, क्या वक्त लगता। जब उसको 2 घंटे 10 मिनट में हटाया तो इनको तो 10 मिनट भी नहीं लगते। तो दूसरी बात ये है कि आज उनका, यानी कल उनका एक और बयान आया लेडी का, वाइस प्रेसिडेंट का, जिसमें वो बहुत सॉफ्ट टोन ले रही हैं कि नहीं हम रेडी हैं कोऑपरेट करने के लिए अमेरिका के साथ, और ये और वो। मिलिट्री भी उनके साथ है अभी तक। मेरे ख्याल से मिलिट्री को भी अंदाज़ा हो गया है कि चिथड़े उड़ जाएंगे अगर नहीं किया तो, क्योंकि जिस स्पीड पे अमेरिका ने मारा और ले गए, तो उनको पता है कि हम भी नहीं बचेंगे। अब मिलिट्री में कुछ लॉयलिस्ट भी होंगे शावेज और मदुरो के, वो कहीं स्प्लिट ना हो जाए, तो कहीं सिविल वॉर ना हो जाए, एक वो डर है। अच्छा, इसकी भी आशंका है? मतलब सिविल वॉर की भी आशंका है? हो सकता है, इराक में हुई आपने देखा, तो फैक्शंस हैं, क्योंकि वहाँ शिया सुन्नी की वजह से हो गई, यहाँ पे किसी और वजह से हो सकती है, लॉयलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के बीच में। ये हो सकता है कि मिलिट्री मान जाए पर मिलिशिया ना माने, ये भी मुमकिन है। लोकल मिलिशिया मान जाए पर जो फॉरेन कोलंबियन मिलिशिया है वो ना माने, कुछ भी हो सकता है। तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये भी हो सकता है कि ये खुद ही रिप्लेस हो जाएं, ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कुछ दिनों के बाद, कोई अंदर पार्टी के अंदर रिवोल्ट हो जाए, जिसे शाविस्ता कहते हैं, जो शाविज की पार्टी के लोग हैं उनको शाविस्ता कहते हैं, यानी मदुरो के पार्टी के। तो उसके विद इन कहीं रेबेलियन ना हो जाए, या ये हो सकता है कि ऑपोजिशन सड़क पे आना शुरू हो जाए, क्योंकि भाई
कहा गया तो ये था कि हम डेमोक्रेसी भी कर रहे हैं। अब ट्रंप ने इतना नहीं बोला इस बार, पर पहले जो कई महीनों से बातें हो रही थी वो डेमोक्रेसी की बातें हो रही थी, और जो वहाँ की लीडर थी जो जिनकी पार्टी ने जीता था 2024 का इलेक्शन, कोरिना मचाडो, हाँ, मचाडो, मारिया कुरिनो मचाडो, वो उनको ट्रंप ने कहा कि इनको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग इनको ट्रस्ट नहीं करते। बेसिकली इंडिकेट ये कर रहे थे ट्रंप कि भाई ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आर्मी को और ऑन द ग्राउंड फोर्सेस को, हमें कोई ऐसा चाहिए जो वहाँ पे कंट्रोल करे, इराक जैसी अफरा तफरी ना हो। मुझे तो लग रहा है कि वो नोबेल पीस प्राइज इनको मिल गया है कहीं इसलिए पर्सनल तो नहीं हो रहे हैं ट्रंप की। अच्छा, मुझे छोड़ करके ये पीस प्राइज कैसे दे दिया गया? ये भी मुमकिन है, आपने पते की बात कही है। ये भी हो सकता है कि उनके जैसे वो कहते हैं कि वो नासूर खटक रहा हो उनके दिल में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, मतलब इस बात में कितनी ग्रेविटी है तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप इस कदर भी पर्सनल हो सकते हैं कि इस कदर पर्सनल हैं, इस कदर पर्सनल हैं ट्रंप। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हॉन्डुरास के प्रेसिडेंट थे, वो उनको 35 साल की जेल कन्विक्ट हो गए वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए न्यूयॉर्क के कोर्ट में, एक्स प्रेसिडेंट। ठीक है, उनको क्लेमेंसी दे दी, उनको माफ कर दिया ट्रंप ने। 1 साल ही गुजारे थे उन्होंने जेल में, 2 साल। ये भी बहुत रिसेंट केस ही है ना शायद, पिछले महीने का, 2 महीने पहले का केस है। तो और उनसे पूछा गया कि क्यों किया तुमने ऐसा, क्योंकि तुम तो इसके खिलाफ हो ड्रग ट्रैफिकिंग के, और बल्कि इसको एक्सक्यूज यूज कर रहे हो मदुरो के अगेंस्ट, और ये सारे जो बोट्स जिनको उड़ाया जा रहा है कैरेबियन में, जो ड्रग ट्रैफिकिंग बोट्स है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस आदमी को अनफेयरली ट्रीट किया जिस तरह से बाइडेन ने एक और आदमी को किया था जिसका नाम ट्रंप है, उसको अनफेयरली ट्रीट किया गया, अनफेयरली केसेस किए गए, तो एक विक्टिम को मैंने बचाया है। बताइए। तो आपको इससे ये भी पता चलता है कि ड्रग को लेकर के ही वो कितना सीरियस हैं। एक कन्विक्टेड को आप माफ करा रहे हैं और एक पे नार्को टेररिज्म पे आप हमला कर दे रहे हैं। हर चीज़ पर्सनल है ट्रंप के लिए, इसलिए अगर हो सकता है फिर तो, अगर आपने उनको गलती से गाली दी तो आप बच के रहें। मतलब ये कंटेक्स्ट दे दूं कि मारिया जो हैं उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, और इस बार पीस प्राइज़ की रेस में सबसे आगे जो खुद का दावा कर रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये पर्सनल भी उनका हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं ना कि आप पहले बोल रहे थे कि रिग्ड चुनाव हैं, जो कि आप भी कह रहे हैं कि हाँ थे, तो मादुरो आ गए, दुनिया कह रही। फिर जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो उसको कह दे रहे हैं कि उसके साथ भी जनमत संग्रह नहीं है, लोग नहीं हैं। तो फिर लोग हैं किसके साथ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है फिर कि लोग तो ये भी मुमकिन है, आप सही कह रहे हैं कि वो उसके खाए में। पर मुझे लग रहा है ज़्यादा एक और चांस भी ये है कि वाकई में सच बात है कि हो सकता है वो मिलिट्री ना कंट्रोल कर पाए, हो सकता है वो ऑन द ग्राउंड, अमेरिकन ये नहीं चाह रहे कि अफरा तफरी शुरू हो जाए जिसकी वजह से उनको जाना पड़े बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके, क्योंकि इसमें जी मतलब इसकी भी मैं संभावनाएं समझना चाह रहा हूँ कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को भेजे, और जैसे वियतनाम में हमने देखा, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा, इराक में देखा, तमाम देशों में हमने देखा कि अमेरिका पहुंच करके फिर वहाँ की चीज़ों को संभालता है। यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम देखें आने वाले समय में कि वेनेजुएला में भी अमेरिकी ट्रूप्स पहुंच करके वहाँ चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर ये तो वक्त ही बताएगा, अगले कुछ हफ्ते और महीने बताएंगे कि किस तरह से ट्रांजिशन रहा। जो मैंने बताया है कि अगर स्प्लिट हो गई, या तो पार्टी स्प्लिट हो गई, या मिलिट्री में स्प्लिट हो गया, या मिलिशिया में स्प्लिट हो गया, और या अगर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, सिविल वॉर या कुछ भी वायलेंस शुरू हो गया, तो बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करना, और वेनेजुएला डूबता जाएगा। अगर ये नहीं हुआ, अगर स्टेबिलिटी रही, ये या तो ये प्रेसिडेंट या कोई और बने, रोड्रिगेज या कोई और बने, तो फिर तो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी कई इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके परिणाम हैं, और वेनेजुएला के लिए भी। वर्ल्ड ऑर्डर के मैं बाद में बताऊंगा क्या परिणाम है। अमेरिका जो है, मुझे नहीं लगता कि दोनों सूरतों में आएगा वेनेजुएला में। हालांकि जो प्रेस स्टेटमेंट था, जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें ट्रंप ने और मार्को रूबियो ने कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये साफ उन्होंने कहा, बल्कि ये कहना दिखाता है कि वो असल में इससे डर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है वो डर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का पॉलिटिकल बेस के टुकड़े उड़ जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा, कम से कम 2 टुकड़ों में, हो सकता है 3 में भी, अगर ये हुआ तो।
क्योंकि ट्रम्प पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि हमारा पैसा, हमारी जानें व्यर्थ खर्च हुई हैं, ज़ाया हुई हैं अफ़गानिस्तान और इराक़ में। वो जानें ज़्यादातर गरीब गोरों की और गरीब कालों की हुई हैं, यानी कि जो मिडिल अमेरिका जिसे कहा जाता है, जो इनका सपोर्टर है, जो ट्रम्प का वोटिंग बेस भी है। तो उन्होंने इसीलिए ट्रम्प को सपोर्ट भी किया कि नहीं, वहाँ पे व्यर्थ हमारा पैसा नहीं ज़ाया करो, यहाँ लाओ, यहाँ खर्च करो हमारे ऊपर, हमारे हालात बेहतर करो और हमारे बेटों को, भाइयों को मत मरवाओ, उनका खून मत खर्च करो। तो अगर ऐसा हुआ तो ट्रम्प का बेस ऑलरेडी सिग्नल मिल रहे हैं कि उनके वोटिंग बेस में जो बड़े लोग हैं वो तिल मिला रहे हैं। टकर कार्लसन, स्टीव बैनन जो उनके बड़े समर्थक हैं। बातचीत ये चल रही है कि ये अभी तो ठीक है, चल जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि ये चल जाएगा अगर हमारे कोई और सिपाही इसमें नहीं गए। पर अगर गए तो आप बिल्कुल अलग सूरत हाल देखेंगे और ट्रम्प तो सफ़र करेंगे ही और उनकी लेगेसी भी सफ़र करेगी, पर रिपब्लिकन पार्टी बहुत सफ़र करेगी और मिड टर्म में हारेगी। और ट्रम्प जो है वो दोनों हाउसेस का, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट के सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों लूज़ कर देंगे, यानी कि उनके पास पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी नहीं रहेगी। तो इसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते। पर हो सकता है, देखते हैं क्या होता है आगे, क्या होता है। इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भी होंगे। अच्छा, क्या होंगे अंतर्राष्ट्रीय परिणाम? अगर तो अमेरिका का कोई यहाँ पे खर्चा नहीं हुआ जानो माल का, तो अगला निशाना क्यूबा होगा। क्यूबा इसलिए क्योंकि मार्को रूबियो जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, जो एक प्राइम मूवर हैं इस गवर्नमेंट में, वो बहुत सालों से, दशकों से क्यूबा के तख्ता पलट चाहते हैं। और जिस तरह से बहुत सारे वेनेजुएलन अमेरिकन्स हैं फ्लोरिडा और अमेरिका में, लाखों की तादाद में, इसी तरह से लाखों की तादाद में क्यूबन अमेरिकन्स भी हैं अमेरिका में। वो भी सब चाहते हैं कि तख्ता पलट हो, और वो ज़्यादातर रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स हैं। अच्छा। पर उससे भी ज़्यादा, मैं मतलब एक तो लैटिनो वोट है, बट उससे भी ज़्यादा है मार्को रूबियो का अपना पर्सनल इंटरेस्ट इसमें। क्या? कि उनकी फैमिली भी क्यूबा से एमिग्रेट करके अमेरिका आई। फिडेल कैस्ट्रो की रेवोल्यूशन से पहले, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से पहले आई थी वो, बतिस्ता के अंडर। पर उनका ख्याल, उनके विचार दिनों रात क्यूबा के बारे में ही सोचते रहते हैं वो, और वो पुश कर रहे हैं बहुत सालों से। अब तो खुद गवर्नमेंट का पार्ट है। बल्कि उन्होंने वेनेजुएला के लिए भी इसलिए पुश किया मार्को रूबियो ने, क्योंकि एक कहावत है कि द रोड टू क्यूबा रन्स थ्रू वेनेजुएला। कि वेनेजुएला जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट है, वेरियस रीजंस की वजह से। ड्रग्स, बहुत ऑयल है तो पे कर सकता है, और जैसे मैंने कहा कि कमज़ोर है, मिलिट्री भी कमज़ोर है, तो पहले इसको करेंगे और फिर क्यूबा पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्यूबा भी, जैसे मार्को रूबियो ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे भी चैन की नींद नहीं सो सकते आज रात, उन्होंने कहा क्यूबन। तो पुरानी रंजिश है अमेरिका की तो क्यूबा के साथ। 65 साल मिसाइल क्राइसिस कौन भूल सकता है? 65 साल की रंजिश है, देश। 65 साल की रंजिश है, एक नासूर है। और फिर अब तो पर्सनल है, मार्को रूबियो खुद ही क्यूबन है, मतलब नेशनैलिटी तो अमेरिकन है, बट एथनिसिटी तो क्यूबन है। तो क्यूबा अगला निशाना हो सकता है अगर ये सब ठीक गया वेनेजुएला में। अगर गड़बड़ हुआ तो क्यूबा बच जाएगा। दूसरा निशाना है ईरान। दूसरा निशाना ईरान है? पर ईरान ये इंटरेस्टिंग है, ये समझाइए। ईरान मार्को रूबियो का निशाना नहीं है। ईरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प और नेतन्याहू का निशाना है। इससे दो तीर होते हैं। पहली बात तो आप देखिए कि ट्रम्प ने JCPOA एग्रीमेंट जो था वो अमेरिका और ईरान और बाकी पावर्स के बीच में, जो अलाउ करता था ईरान को एक्सपोर्ट करना ऑयल, वो 2017 में ख़त्म कर दिया। उसमें भी मिक्स था, यही वजूहत है कि एक तो जो अमेरिका में इजराइल लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, यानी कि जो पैसा देते हैं यहूदी अमेरिकन पॉलिटिशियंस को और रिपब्लिकन पार्टी को, वो प्रेशर डाल रहे थे। जैसे ऑयल लॉबी है वैसे ही ये इजराइल लॉबी भी बहुत पावरफुल है अमेरिका में, वो प्रेशर डाल रहे थे। दूसरा, मेरी अंदाज़ा ये है कि ट्रम्प भी, जैसे मैंने कहा, 70s और 80s के आदमी हैं, तो वो ये नहीं भूल सकते दो सबसे बड़े ह्यूमिलिएशन
शर्मिंदगी अमेरिका के लिए। एक थी वियतनाम और दूसरी थी ईरान हॉस्टेज क्राइसिस, यानी जिसमें 1979 में 1000 के करीब अमेरिकन जो थे वो एम्बेसी में थे वहाँ पे तेहरान में, और उनको हॉस्टेज रख लिया था 1 साल तक वहाँ पे। एग्जैक्ट नंबर मैं भूल गया। तो उनको इन्होंने छोड़ा नहीं 1 साल तक, और ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग था एक सुपर पावर के लिए। और बल्कि कार्टर शायद इसी वजह से अपनी प्रेसिडेंसी हारे, वन ऑफ द रीजंस ये थे, अलॉन्ग विद कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ट्रंप नहीं भूले होंगे ये, क्योंकि वो उस वक्त एक जवान आदमी थे। तो एक वो है, एक ये प्रेशर है जो नेतन्याहू डाल रहे हैं और इजराइल लॉबी डाल रही है। बल्कि अभी नेतन्याहू मिल के आए हैं वॉशिंगटन में ट्रंप से, कहने के लिए कि फिर से हम बॉम्ब करना चाहते हैं, हम कन्विंस नहीं हैं कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरी बात यह है कि अब नेतन्याहू एक और लेवल पे पहुंच गए। पहले तो कहते थे ईरान के पोटेंशियल न्यूक्लियर वेपन्स अगर डेवलप कर लिए तो वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। अब वो कह रहे हैं ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको भी पूरी तरह से तबाह करना है। तो इसीलिए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट ट्वीट किया। अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेन ईरान में सड़क पे, तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि अगर आपने इनको मारा गोलियों से तो हम भी लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी थ्रेटन किया कि अमेरिका आपके ऊपर हमला कर देगा। अब ये हो सकता है बंदर भभकी है, बट एक तरह से प्रेशर डाल रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट पे और एक तरह से सहानुभूति दे रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। लास्ट 2 सवाल, जिसमें से एक का आपने पहले जवाब दे दिया है, फिर भी मैं उसको एक बार पूछना चाहूँगा। यहाँ जो अभी वेनेजुएला की हालत है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, क्या ऐसी भी संभावना है कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले कि वो और तबाही की स्थिति पे पहुंच गया? और इसी में पूछ देता हूँ, भारत की इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है? क्या इंडिया को किसी भी तरीके से ये क्राइसिस इफेक्ट करने वाली है? वेनेजुएला बच भी सकता है और तबाह भी हो सकता है। इस वक्त कहना, जैसे मैंने कहा, मुश्किल है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेजीम सरवाइव करती है, स्प्लिट हो जाती है, आर्मी सरवाइव करती है, स्प्लिट हो जाती है, कंबाइन रहती है, स्प्लिट हो जाती है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। इंडिया के लिए इसके कई परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम तो ये हो सकता है कि चीन भी ये देख रहा है हरकतें, ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। तो अगर वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है तो चीन और इंडिया के बीच में भी डिस्प्यूट है, अरुणाचल का कम से कम, तो उसमें खतरा है एक। पर हमारे पास एक इंश्योरेंस भी है। हमारे पास, हम चीन के साथ व्यापार करते हैं जिससे चीन का ट्रेड सरप्लस 80 से 100 बिलियन डॉलर का रहता है। 80 to 100 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस रहता है चीन का। तो चीन उसको खतरे में नहीं डालेगा हमारे ऊपर हमला करके। मतलब हमारे ट्रेड से चीन को फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मतलब अच्छा खासा। अमेरिका के मुकाबले तो कुछ भी नहीं, बट अच्छा खासा फ़ायदा है 100 बिलियन डॉलर का। तो इसकी वजह से वरना ख़तरा है, क्योंकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जो हमने बात की है। दूसरा ख़तरा ये है कि कहीं हम भी ना बहक जाएं इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि हमारे भी कई डिस्प्यूट्स हैं अपने नेबर्स के साथ। यानी लिपू लेक नेपाल के साथ बॉर्डर पे डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ भी कुछ आइलैंड्स का डिस्प्यूट है, श्रीलंका के साथ भी पाक स्ट्रेट में। तो अगर हम ऐसा करें कि हम भी कोई एक कदम उठाएं तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी मेरी राय में। क्योंकि अमेरिका जब ये चीज़ें करता है तो अपने बॉर्डर से काफ़ी दूर करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अपनी आबादी पे, अपनी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। और रशिया को ये सबक मुश्किल से सीखना पड़ा, क्योंकि उसने अपने बॉर्डर पे यूक्रेन पे हमला किया तो वो जंग रशिया के अंदर घुस गई। यूक्रेन तो तबाह हुआ ही, पर रशिया भी काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। लोग तो कह रहे हैं 1 मिलियन से ज़्यादा रशियन मर चुके हैं और 2 मिलियन से ज़्यादा कैजुअल्टी हैं, वुंडेड हैं। तो रशिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है रोज़। और इसीलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि चीन जो है वो ताइवान पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि चीन के भी सारे पॉपुलेशन सेंटर और इंडस्ट्रियल बेस कोस्ट पे ही हैं। यानी कि शांघाई, ग्वांगझाओ, शेंजेंग, बीजिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है कोस्ट से, और मकाओ, ये सब तबाह हो जाएंगे
अगर कोई चीन भी 100 साल पीछे पहुंच जाएगा और ताइवान तो तबाह हो ही जाएगा पूरी तरह से, तो आपको मिलेगा भी क्या काबिज होके उस पर। तो मुझे नहीं लगता कि चीन भी कुछ ऐसी हरकत करने वाला है, पर और जगहों पे आप देखेंगे इसका असर वर्ल्ड ऑर्डर पे। तो 100 बात की एक बात ये है भाई कि साहिर साहब कह गए हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी। बिल्कुल सही। तो ये जो हमारे ये बड़े बड़े लोग हैं, ट्रम्प सरीखे, पुतिन, इन लोगों को सोचना चाहिए कि इससे क्या हासिल करने की कोशिश है, और इनकी जनता को भी ये मैसेज देना चाहिए कि वो ये नहीं चाहते हैं या वो क्या चाहते हैं। जब मूलभूत सुविधाओं की हर जगह पर हम देख रहे हैं कि बुरी हालत है, उस दौर में इस तरीके की चीज़ें किसको फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं, ये तो खैर वही लोग बता सकते हैं। हमने बहुत सारे इंसाइट्स आज डिस्कस किए, काफ़ी कुछ नया समझने जानने को मिला। मुझे उम्मीद है कि आप दर्शकों को भी मिला होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और भी जाएं प्लेलिस्ट पे। ब्रेकिंग डाउन की कई सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आईआर के टॉपिक्स पे भी किए हैं, मोहसिन साहब के साथ भी किए हैं, तो उनको जाएं, देखें, समझें, ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि चीज़ें सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होती, हर दुनिया में हो रही चीज़ का असर आप तक पहुंचता है, चाहे टैरिफ्स के माध्यम से पहुंच रहा हो और चाहे वेनेजुएला की इस घटना के माध्यम से पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।